हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच ट्रूली में। तो आज का ये जो वीडियो है ये है उत्तराखंड डीएलएड का जो अभी रिज़ल्ट आया था उसके बाद जो काउंसलिंग के संबंध में उत्तराखंड बोर्ड की साइट पे एक अपडेट आया है। तो उससे रिलेटेड जो भी उस पीडीएफ में है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा ताकि आपको काउंसलिंग के दिन या काउंसलिंग के जाने पर कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक डिटेल को हम समझेंगे कि क्या क्या वहाँ पर आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधी ये सूचना है, जहाँ पे आपको देखिए डीएलएड व्यक्ति यहाँ पर जो जो दिया गया है डिटेल की, कब इसका फॉर्म निकला था, कब यह, और 1 अगस्त को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो इसमें जो भी लोग हैं उनको कहा गया है कहाँ पे, देखिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड न- न- ननूरखेड़ा देहरादून। तो ननूरखेड़ा यहाँ पर देहरादून में सभागार में दिनांक 5 सितंबर से 16 सितंबर तक निर्धारित की जाती है। तो ये आपके लिए इस पेज में इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ पे जाना है, 5 सितंबर से 16 सितंबर के बीच उत्तराखंड जो राज्य स्तरीय काउंसलिंग एंड राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है उत्तराखंड का, ननूर खेड़ा देहरादून में, उसके सभागार में आपको 5 से 16 सितंबर के बीच उपस्थित होना है। ये यहाँ पर है। और इसकी जो विशेष पूरी जो काउंसलिंग के दिशा निर्देश हैं वो इन 3 वेबसाइटों पर, एक तो है कि SCERTDUK.gov.in पर, दूसरा है www.ubsc.ukgovernment.in पर, तीसरा है schooleducation.ukgovernment.in पर उपलब्ध है। तो वो पूरे जो पीडीएफ इन तीनों वेबसाइट पर डाली हुई हैं वही मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वैसे पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, तो आप टेलीग्राम से भी उससे ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि आपको क्या क्या यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे है, ये तो आपको, ये आपके संबंध में नहीं है, ये न्यूज़पेपर वगैरह के लिए इसमें है कि आपको ये निकालना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों उत्तराखंड परीक्षा में सफल अभ्यर्थी परिषद विज्ञप्ति में शैक्षिक अर्हता अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों जांच समिति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिनका कि विवरण निम्नवत है। तो ये देख लेते हैं कि आपको क्या क्या जो डॉक्यूमेंट हैं या कौन से प्रमाण पत्र हैं जो आपको लेके जाने हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आपके सामने है। पहला आपके पास देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पहला यहाँ पर है हाई स्कूल परीक्षा का अंक पत्र, हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र, इंटर परीक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। वैसे जनरली आजकल के जो होते हैं उनमें तो एक साथ ही होता है, लेकिन अगर आप पहले के विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर आपके पास अलग अलग हो सकता है अंक पत्र और प्रमाण पत्र। नहीं तो वर्तमान में तो ये मतलब पिछले कई सालों से ये एक साथ ही होते हैं। स्नातक परीक्षा का प्रत्येक सेमेस्टर का परीक्षा अंक पत्र और जो प्रमाण पत्र होता है जिसको हम डिग्री कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया हाई स्कूल इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, और डिग्री जो आपने की है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। दूसरा कॉलम आपके पास है SC ST OBC के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जिस भी जाति से आप आते हैं उसका अगर आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और प्रमाण पत्र आपका जो होगा वो 6 अप्रैल 2020 से 6 अप्रैल 2022, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्रमाण पत्र जो आपका बना होना चाहिए जिस दिन फॉर्म ओपन हुआ था उस दिन से पहले का, और 6 अप्रैल 2020 ठीक उससे 1 साल पहले, 2 साल पहले से, यानी 6 अप्रैल 2020 से और 6 अप्रैल 2022 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी इसी का, यानी कि जो अगर आप EWS नहीं है, इसमें केवल 3 कैटेगरी SC ST और OBC, और EWS के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका प्रमाण पत्र 6 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2022, तो उनके लिए केवल 1 साल का टाइम है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप अब बनवाएंगे तो ये काम नहीं चलेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन हो सकता है। आपको SC ST और OBC का जो SC ST और OBC का जो प्रमाण पत्र है उसके लिए 2 साल के बीच का होना चाहिए, वो 6 अप्रैल 2020 से 6 अप्रैल 2022 के बीच का। और जो आपका EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण किया है सरकार ने, उनका जो होना चाहिए वो 6 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2022 के बीच का बना होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप फॉर्म भरने के बाद या इस डेट के बाद का बना के रखे हैं तो वो काम नहीं आएगा। चलते हैं अगले तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अगर आप PH हैं, एक्स सोल्जर हैं, ऑर्फन हैं या डिफेंस पर्सन हैं तो उनका आपको प्रमाण पत्र लगेगा। आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो वहाँ से डिफेंस के पर्सन है तो वहाँ का प्रमाण पत्र, या आप PH कैटेगरी में है तो वहाँ का प्रमाण पत्र आपको लगेगा। इसके लिए कोई डेट नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में है कि उत्तराखंड विद्यालय परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या जो DLED के लिए थी दिनांक 6 अप्रैल 2022 के अनुसार विवरण के प्रमाण पत्र। तो 6 अप्रैल के अनुसार आपका स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और नियोक्ता मूल निवास प्रमाण पत्र, इनको शायद डोमिसाइल भी कहते हैं, तो वही। और नियोक्ता द्वारा अभिभावक स्वयं सेवा करते हुए प्रमाण पत्र
प्रारूप संलग्न है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो प्रवेश पत्र से आप एग्जाम सेंटर में पहुंचे थे एग्जाम देना, वो होना चाहिए। आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त आईडी, जिस आईडी में आपकी फ़ोटो लगी होती है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड भी हो सकती है या कोई भी पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी। और छठा पॉइंट है 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, तो यहाँ पे अब आप ध्यान से पढ़िए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन की समस्त शैक्षणिक एवं अंक पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से अभिलेखों से किया जाएगा। यानी कि आपको कोई भी फोटो स्टेट नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक हमने बात की वो ओरिजिनल होना चाहिए। जो भी डिग्री आपने जो भी मतलब आपने सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय या जो भी वहाँ पे मांगा गया है, जैसे 10th 12th डिग्री का, तो वो सारे आपके पास जेन्युइन जो ओरिजिनल होते हैं अंक पत्र या डिग्री, वो होगा, ना कि उसका फोटो स्टेट या कोई कार्बन कॉपी। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है, राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता के संबंध में प्रमाण पत्र अपने दावे श्रेणी के संबंध में की गई अर्हता के मिलान पर संगति उत्पन्न होता है तो उसे निदेशक महोदय की अध्यक्ष में गठित समूह में अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट या कुछ भी आपका जो आपने बताया है फॉर्म के थ्रू, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, वो उससे मैच नहीं होता है, तो फिर इसकी कमेटी है और उसके आपका जवाब सुना जाएगा उसके पक्ष विपक्ष में कि आप क्यों उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो वहाँ पर फिर फैसला होगा कि क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकन एवं विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी ऐसी चीज़ गलत भरी है जो आपके ओरिजिनल डेटा से मैच नहीं खाती है, तो आपको तुरंत आपका जो वो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। पांचवा पॉइंट है, काउंसलिंग के समय पाए जाने वाले विसंगति प्रकरणों की जांच शासना निर्देश 26-24 जनवरी 2007 के अनुसार किया जाएगा। ठीक, तो ये कोई उन्होंने डाला था पहले शायद सर्टिफिकेट, कोई भी वो ऑर्डर होगा उसके अनुसार किया जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो शासनादेश है जब आपने गलत चीज़ें की होंगी, गलत डाटा डाला होगा या कुछ भी। काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 10 दिवसों में संपन्न होगी। अभी हमने बात की कितने से कितने की डेट थी, तो ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट पेज पे उसकी जानकारी थी। तो वो था कब से, 5 सितंबर से 16 सितंबर, तो हाँ लगभग 9-10 दिनों के बीच में ये होना है। ठीक है, तो चलते हैं 10 कार्य दिवस हों अभ्यर्थी ने उपस्थित नहीं होंगे उनके आमंत्रण पर पंजीकृत पर भेजकर काउंसलिंग सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर। अगर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 10 कार्य दिवसों में संपन्न होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें उनके आवेदन पत्र पर अंकित पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित सूचना भेजकर काउंसलिंग में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही इनके आवेदन पत्र पर अंकित दूरभाष नंबर एवं ईमेल आईडी पर भी उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इन 10 दिनों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो आपको एक तो आपके पते पर जो आपने वहाँ डाला है अप्लाई करते समय जब फॉर्म निकला था, तो उस पर एक आपको वो भेजा जाएगा, सूचना भेजी जाएगी, और साथ ही आपके मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ रजिस्टर्ड किया है और दूसरा ईमेल आईडी पर आपको पता किया जाएगा, तो ये आपको भेजा जाएगा। ठीक है, अगर आप इस बीच उपस्थित नहीं होते हैं। 7वां पॉइंट हमारे पास है कि यदि पंजीकृत पत्र दूरभाष ईमेल और सूचना के पश्चात भी काउंसलिंग किए गए तिथियों पर उपस्थित नहीं होता है, तो विज्ञात प्रस्तुत कर विज्ञप्ति प्रकाशित कर, तो दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होगी और अंतिम अवसर देते हुए 15 दिन का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। तो इतना अवसर आपको दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए, तो आप पहले ही चल जाएं, इतनी चीज़ें ना होने दें। 8वां है कि यदि उसके पश्चात भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी का वो तो निरस्त हो, तो मैं भी मानता हूँ हो ही जाना चाहिए जब इतना कुछ कर रहे हो। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 9, राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी की रिक्त रह गई सीटों को प्रतीक्षा सुमन, हाँ जो वेटिंग लिस्ट होती है, इसके बाद जब अगर ये लोग नहीं पहुँच पाएंगे तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी होती है। तो अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करना वो ठीक नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट की बात होगी जब ये काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से उत्तराखंड की 13 डाइट्स की सीटों को वरीयता के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार विकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता में गृह जनपद को ही भरेंगे। ठीक है, को प्रथम वरीयता में गृह जनपद को भरेंगे, यानी कि आपको फर्स्ट पे अपना जो गृह जनपद है जहाँ जिस जिले से आप आते हैं वो भरना है, और उस हिसाब के आपके अंकों के हिसाब से ऐसे ही आप सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर बाकी जिलों को भरेंगे, और आपके अंक जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से आपको वो दिया जाएगा। 11वां पॉइंट है कि समस्त स्थानों सीटों एवं श्रेणीवार वर्गावार काउंसलिंग किए जाने के पश्चात भरे गए विकल्प में उल्लेखित वरीयता क्रम मेरिट के आधार पर, हाँ ये वही बात हो गई। और इसमें आप काउंसलिंग हेतु समय सारणी दी गई है, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। 5 सितंबर से 22 सितंबर के बीच आपको कब जाना है, क्योंकि सब तो एक दिन भीड़ लगा के पहुँच नहीं सकते, तो इस हिसाब से तो 5 सितंबर जो पहला दिन है, 5 सितंबर को जिस दिन काउंसलिंग सोमवार का, तो उस दिन ये विज्ञान वर्ग के लिए है। ठीक है, विज्ञान वर्ग वालों के लिए है पहली, और सामान्य की जिनका क्रमांक 1 से 57 तक है विज्ञान वर्ग के अंदर, यानी कि 57 तक, जिनका रैंक 1 से 57 के बीच है, ऊपर से 1 से 57 तक, उनको जाना है 5 सितंबर को। 6 सितंबर मंगलवार को जाना है विज्ञान वर्ग के सामान्य से किसको, जिनका 58 से 114 के बीच में
चयनित हैं, जिनका रैंक यानी 58 से 114 में है उस पीडीएफ में। 7 सितंबर बुधवार को जाना है विज्ञान के सामान्य वर्ग से किसको, जिनका 115 से 173 के बीच रैंक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब कब जाना है, तो 173 तक हम बात कर चुके हैं। उसके बाद बृहस्पतिवार को जाना है किसने, अनुसूचित जाति, यानी कि अनुसूचित जाति यानी एससी होगा इसका मतलब, और चयनित क्रमांक 174 से 228। तो यहाँ आप लोगों को जाना है। ठीक है, ये साइंस वर्ग का ही चल रहा है अभी। 8 सितंबर को बृहस्पतिवार को विज्ञान वर्ग अनुसूचित जाति एससी का 174 से 228। उसके बाद आपको जाना है 9 सितंबर के दिन, शुक्रवार के दिन, माफ़ कीजिए, इस दिन आपको शायद इन सबको जाना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को। ये वाला जो दिन है, इन दोनों, इस दिन इन दोनों को जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9 तारीख को आपको जाना है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ओबीसी को, जो कि 242। ये ध्यान रखिएगा कि 8 सितंबर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी दोनों को, यानी 174 से 228 और 229 से 241 तक, इन सबको 8 सितंबर को जाना है। 9 सितंबर 2022 को शुक्रवार को विज्ञान वर्ग से जाना है एक तो ओबीसी वाले लोगों को, जिनका क्रमांक है 242 से 285, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को 9 सितंबर को जाना है, जिनका क्रमांक है 286 से 313। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लीजिए। 5 सितंबर को कौन जाएंगे, 5, 6 और 7 को जाएंगे सामान्य वाले विज्ञान से, यानी कि साइंस कैटेगरी से जो जनरल कैटेगरी है उनका है 5, 6, 7 को रैंक आप आगे देख सकते हैं। सोमवार 5 तारीख को जाएंगे 1 से 57 वाले, उसके बाद 6 तारीख को जाएंगे 58 से 114 रैंक वाले, और 7 तारीख को जाएंगे 7 सितंबर को 115 से 173 वाले। उसके बाद SC ST को 8 सितंबर को बुलाया गया है, जिनकी रैंक 174 से 228 और 229 से 241 तक है। उसके बाद 9 सितंबर शुक्रवार को OBC में जिनका सिलेक्शन हुआ और EWS में, यानी कि 242 से 285 और 286 से 313 तक उनको बुलाया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम विज्ञानेतर यानी कि विज्ञान के अलग अलावा जो लोग हैं। ठीक है, तो 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, यहाँ भी मैं सामान्य वर्ग देख रहा हूँ, सोमवार मंगलवार बुधवार को, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सोमवार को जो फर्स्ट डे है 12 सितंबर को, उस दिन 1 से 57, मंगलवार 13 सितंबर को आपका 58 से 114 रैंक, और ये सब जनरल कैटेगरी में है, और 14 सितंबर को 115 से 112 जनरल, मतलब आप अगर इस रैंक के बीच में, अगर आप किसी और कैटेगरी से और इस रैंक के बीच में, तो आपको भी जाना होगा क्योंकि आपका सिलेक्शन सामान्य की सीट पे हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है आपका 15 सितंबर को, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति फिर से यहाँ एक साथ दिख रही हैं आपको, तो इनको एक साथ जाना है 173 से 234 और 235 से 248, किस तारीख को, 15 सितंबर को। और आखिरी दिन 16 सितंबर को शुक्रवार के दिन किन किन को जाना है, तो जो विज्ञानेतर, विज्ञान के अलावा जो ग्रुप हैं, यानी कि आर्ट साइड वालों को, ये मान के चलिए आप, नहीं यानी साइंस को छोड़ के जो भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक से कमजोर वर्ग, इनको जाना है 16 सितंबर को। तो जो आर्ट साइड या विज्ञानेतर ग्रुप हम कहते हैं, जो प्रॉपर मिला के कुछ भी साइड हो सकता है, तो 16 सितंबर को उनको जाना है, और उनकी कौन सी कैटेगरी को जाना है, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, और ये आपकी रैंक यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। इस तालिका उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या से 6 अप्रैल 2022 द्वारा, अच्छा ये फिर से वही 12 लिखी गई है। तो इसमें NCERT उत्तराखंड द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजन राज्य शिक्षक अनुसंधान उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून सभागार में उपरोक्त संलग्न तालिका में प्रस्तावित है। तालिका में अंकित तिथियों के अनुसार अभ्यर्थी काउंसलिंग परिणाम में वांछित समस्त मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों स्वयं उपस्थित होंगे। अभ्यर्थियों को इन प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्व प्रमाणित एक छाया प्रति, पासपोर्ट साइज की 2 नवीनतम फोटो भी अनिवार्य रूप से काउंसलिंग के समय समिति को उपलब्ध करवानी होगी। अभ्यर्थी शासन द्वारा समय समय पर जारी कोविड-19 सुरक्षा दृष्टिकोण का पालन सुनिश्चित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपको सबकी फोटो स्टेट रखनी है, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वहाँ सबमिट होंगे, ओरिजिनल वाले आपको दिखाने के लिए ले जाने हैं, और आपको पासपोर्ट साइज की 2 फोटो ले जानी है। तो इसके बारे में, और कोविड-19 का जो उन प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखना, यानी मास्क वगैरह जो भी है, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग में आने से पूर्व अभ्यर्थी अनुरूप से सुनिश्चित कर लें। तो आपको काउंसलिंग में जाने से पहले क्या क्या वो पॉइंट अब यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला कि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु 19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 1 जुलाई 1992 से और 1 जुलाई 2003 के बीच की होनी चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 2003 नहीं चलेगा, और आपका 30 दिसंबर 1991 भी नहीं चलेगा, या वो सॉरी 30 जून
भी नहीं चलेगा 30 जून 1992। केवल 1 जुलाई से 1 जुलाई चल जाएगा और 1 जुलाई 2003 भी चल जाएगा। इसके बीच ही होनी चाहिए, इससे पहले और इसके बाद नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों और आरक्षित वर्ग के विभिन्न शासन जो बाकी लोग हैं जिनको एज में उनकी कैटेगरी की वजह से या किसी जैसे भूतपूर्व सैनिक हुए इनको छूट मिलती है एज में, तो उनको उनके हिसाब से जितनी वर्ष की छूट है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि आप कितने साल पहले से आ सकते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है। विज्ञप्ति जारी होनी तिथि 6 अप्रैल को। पूर्व भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संबंधित ऊपर के अनुसार निर्धारित तो आपको 6 अप्रैल से पहले आपकी जो स्नातक है यानी कि आपकी डिग्री जो है वो 6 अप्रैल 2022 से पहले की होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें, ये यहाँ पर लिखा गया है साफ-साफ। और आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास श्रेणी से संबंधित और उनका जो अधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र हो, जो अधिकारी उस प्रमाण पत्र को जारी करता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, अब क्या है, तो अब आपके पास है कि ओबीसी में चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र 6 अप्रैल 2020 से 6 अप्रैल 2022 के बीच होना चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो 6 अप्रैल 2021 से 2022 के बीच होना चाहिए, 6 अप्रैल 2022, यानी कि जिस दिन फॉर्म शायद निकले थे 6 अप्रैल 2022 को, उसी दिन की डेट को लास्ट रखा गया है। प्रत्येक प्रमाण पत्र की आप डेट देख सकते हैं, जितना जितना इसमें लिखा मैं बता रहा हूँ आपको। और जो डिफेंस पर्सन है या उनके पास कोई ऐसा स्वतंत्र सैन्य जो प्रमाण पत्र होता है उसकी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक का आश्रित होने की पुष्टि हो सके, तो आपके पास ऐसा प्रमाण पत्र है जिस कैटेगरी में आपने भरा है तो वो आपके पास होना चाहिए। विकलांगता के लिए भी 40% या इससे प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी इनको रिलीज़ करते हैं इन प्रमाण पत्रों को, आपको पता होगा जो इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। भूतपूर्व सैनिकों भूतपूर्व 8वां पॉइंट है, भूतपूर्व सैनिकों श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना सैन्यवृत्ति संबंधी अभिलेख जो भी आपके पास जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त होता है उसको सुनिश्चित कर लें तथा निर्धारित अंतर्गत तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे आप सेना से बिलोंग करते हैं और आपका पास जो एज है आप उसी कैटेगरी में आने चाहिए। तो आपको जितने साल की छूट है, वैसे तो 1992 1 जुलाई 1992 उसमें आप जितने साल की आपको छूट मिलती है उसमें आप ऐड कर सकते हैं आगे की तरफ, तो आपको वहाँ से उसके अंदर ही होना चाहिए। अनाथ श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास अधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र, सबके प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। सारे प्रमाण पत्रों की बात की है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि कौन कौन से प्रमाण पत्र उस दिन आपको चाहिए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे आपके पास है ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं, जो शासनादेश के 24 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 2 सैनिक अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार एवं उसके राज्य के अधिकारियों नियमित पदों पर नियमित सैनिकों कर्मियों केंद्र सरकार सार्वजनिक उपकरण नियमित रूप से उत्तराखंड इंजीनियर सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, केवल अभिभाग नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र रूप काउंसिलिंग में प्रस्तुत करना होगा नियुक्ति। अच्छा, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, स्थायी निवासी नहीं हैं, तो अगर आपके पिता या कोई आप केंद्र सरकार में आपके पिता हैं, कोई अर्धसैनिक बलों में जो उत्तराखंडी में अपनी जॉब दे रहे हैं या आप उत्तराखंड में रहते हैं, तो उनसे आप सर्टिफिकेट लेके दिला सकते हैं कि आप इन कारणों से उत्तराखंड में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं, तो मतलब आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो आपको उनके सामने प्रस्तुत करना होगा काउंसलिंग के दिन। काउंसलिंग में अपने अभ्यर्थन संबंधी मूल प्रस्ताव स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का निरसन, अगर आप मूल पत्र प्रमाण पत्र नहीं ला पाए तो आपका मतलब आपकी जो अभ्यर्थन है वो निरस्तित कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है उसको निरस्तित कर दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। कार्रवाई की जाएगी अगर आप मूल दस्तावेज पेश नहीं कर पाए तो जो आपने डाला था उससे रिलेटेड, ठीक है। अगर आपका वो झूठ निकलता है तो वो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दिवसीय डीएलएड प्रोसेस से संबंधित शासनादेश विज्ञप्ति एवं विवरण को प्रश्न में संलग्न किया गया है, ठीक है। विस्तृत निर्देश वेबसाइट वगैरह इसमें वो क्या है काम जो भी है, मतलब जिस डेट को आपको बुलाया गया उस डेट के आप आ सकते हैं। 13 लास्ट पॉइंट इसमें है कि आपको कोविड-19 के उनका पालन करना है। काउंसलिंग कक्ष में मात्र अभ्यर्थी ही जा सकेंगे, बिना मास्क के नहीं जा पाएंगे आप। अभ्यर्थी अपना स्वयं का सैनिटाइजर भी रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करेंगे, भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे। तो ये जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उनके बारे में बात की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के मिल गई होगी और फिर अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उत्तराखंड बोर्ड की, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टी स्टूडी से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत आपकी काउंसलिंग के लिए। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।